हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल तक वेलोसिटी सेलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया था और आवर टुडेज टॉपिक इज़ बायो-सावर्ट लॉ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर लेक्चर एंड फॉर आवर फोर्थ चैप्टर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर और सम कर्व और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक ऑन दिस बायो-सावर्ट लॉ. व्हाट इज इट? Suppose according to this Biot-Savart law, suppose we have this line segment of wire. Okay, we have this wire and we have some current in this wire. Okay, and this is a current carrying wire. In this current carrying wire we have one line segment, small segment of line is there. Okay, इस segment के कारण किसी एक पॉइंट P पर जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है. ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है. इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा. ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को बता सकता है. कौन? बायो-सावर्ट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्मॉल लाइन सेगमेंट इज dB and it is proportional to current flowing through this wire. It is proportional to this length of this line segment dl. It is proportional to angle साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लाइन सेगमेंट. ये जो लाइन सेगमेंट और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसके साइन थीटा की प्रोपोर्शनल होगा. एंड देन वी हैव दिस dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². यहाँ पर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट के सेंटर की और पॉइंट P के बीच के जो डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है ना. अब आगे देखो क्या है. इसके बाद हमारे पास है, इन सबको कंबाइन कर दो. देन वी हैव dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r². ये हो गया. ये क्या हो गया? इसका प्रोपोर्शनलिटी हो गई. अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपको पता हमेशा एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर वो कांस्टेंट कौन होगा? μ0 अपॉन 4π होगा. वेयर μ0 इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम. ये इसकी वैक्यूम की परमेबिलिटी है कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू दैट पर्टिकुलर मीडियम. इन दिस केस इट इज़ वैक्यूम, कि किसी वैक्यूम में कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सकती है, ये उसकी परमेबिलिटी है. ठीक है, ये इसको परमिट करता है, कितना परमिट कर पाएगा. ठीक है ना, उसका मेजरमेंट है ये. देन आइडियल साइन थीटा अपॉन r². ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में. अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि v dB इज ए वेक्टर क्वांटिटी, dl लाइन सेगमेंट, ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पर आपको देखना है ये कैसे आएगा. ठीक है, और इसके साथ वेक्टर कौन आएगा? I वेक्टर है क्या? I तो वेक्टर होता ही नहीं, ये करंट है. R पोजिशन वेक्टर जो है ना, पोजिशन जो बताने वाला है, ये वेक्टर है. तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो dB vector is equals to μ0 I dl क्रॉस r. अब साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि इनका रिजल्ट ही साइन थीटा आ जाएगा. ठीक है ना. अब r एक ऊपर इंक्रीज हो गया ना, तो नीचे भी इंक्रीज कर दो, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास? r³ आ जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म. ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. ठीक है ना, ये हो गया. अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ में क्या आएगा ये देखना है. यहाँ पर हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ये है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है ना, इसको देखना आपको. तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कैसे होगा देखना. ये आपके सामने मैंने एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया. ठीक है, और ये इसकी एक्सिस हो गई. मैंने थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश की है 2D में ही,
तो इसीलिए क्या ये एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो ये क्या है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इस प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से जो करंट आ रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन के लिए देखो क्या है, देखना, एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट कंसिडर करो और एक इसके ऑपोजिट यहाँ पर लाइन सेगमेंट डीएल कंसिडर करो। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है। इस पूरे करंट कैरिंग कोयल के कारण, करंट कैरिंग लूप के कारण, इससे डिस्टेंस x पर, इसके सेंटर से डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ये वाली, वो आप R कंसिडर कर लो, कैपिटल R कंसिडर कर सकते हो और A भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले इस लाइन सेगमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, कितना होगा, इस लाइन सेगमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी, पहले डायरेक्शन देखो किधर होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, किसके कारण, यू जस्ट कंसिडर दिस एज ए दिस वायर, यहाँ पर ये क्या लीनियर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हम छोटा सा पार्ट लिया है, तो ये क्या है, इस तरीके से है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये एक लीनियर की तरह बिहेव करेगा, तो लीनियर की तरह बिहेव करेगा तो लाइन की तरह, देखो ये आपका जो थंब है ये किसकी तरफ हो जाएगा, ये आपको करंट की तरफ हो जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये फिंगर्स से रिप्रेजेंट होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिंगर्स से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है ना। इसका एक और तरीका है, क्या है, जैसे देखो ये इस प्लेन के, जिस प्लेन में ये पोजीशन वेक्टर लाई कर रहा है, क्योंकि क्या है, डीएल क्रॉस आ रहा है ना, तो डीएल और पोजीशन वेक्टर ये जिस प्लेन में भी लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है इसके लिए भी देखो आप, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती तो हम ऐड कर देते, अगर अपोजिट होती तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन आपको पता है यहाँ पर ना तो ये सब्ट्रैक्ट करने लायक है ना ही ये ऐड करने लायक है। हम क्या करेंगे, हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे और जैसे इनको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे अपने आप हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो कंपोनेंट में रिजोल्व करने के लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये आइडेंटिफाई करना है अपने को। तो देखो सपोज ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे फाई है, अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, ठीक है। ये 90 माइनस फाई है तो ये दोनों ट्रायंगल तो सेम है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी 90 माइनस फाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली डायरेक्शन ले लेते हैं। वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना है इसका, इस लाइन का एंगल कितना है, ये फाई है, मीन्स ये फाई तो ये भी फाई, क्योंकि ये दोनों तो वर्टिकल हो गए। और ये कितना, ये 90 माइनस फाई हो गया, और फिर ये कितना हो गया, ये फिर से फाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, फाई आएगा। जैसे ये कैलकुलेट किया उसी तरह से आप ये वाला भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपका फाई है, ये वाला है 90 माइनस फाई, ओके, अंडरस्टूड। देन वी हैव दिस वर्टिकल के साथ ये वाला 90 माइनस फाइव सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसके साथ फिर ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है 90 है पूरा, तो ये 90 माइनस 5 हो जाएगा। ये फिर से 90 है तो ये 90 माइनस 5, 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फिर से कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये फिफ्थ, ये एंगल तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और ये सेकंड और ये फोर्थ ये क्या हो जाएंगे, 90 माइनस 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका, इस फाई के कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, dB cos थीटा, ठीक है।
इसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, dB cos थीटा, ठीक है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इधर dB sin थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा कितना, dB sin थीटा। एक बात देख सकते हो, वर्टिकल components are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। इसको नोट करके रख लो, वर्टिकल कंपोनेंट dB sin थीटा एंड dB sin थीटा आर इक्वल एंड opposite in magnitude, equal in magnitude and opposite in direction, hence they will cancel out each other, okay, and this will cancel out each other। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये आपको क्या देंगे, सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये आपको क्या देंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे काम में लेना है। इसके बाद देखो अब आगे क्या है, अब ये दोनों क्या देंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन देंगे, तो हैंस डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप। ये आपका डायरेक्शन का पार्ट हो गया, इस लूप के एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन। एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है, ठीक है ना। अब एक आप, हमने जो सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन बताई थी ना, उस फॉर्मूले से यूज़ करो, उस लॉ से लगाओ। करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में आ रही है, सर्कुलर लूप ना इस डायरेक्शन में आ रही है, और थंब की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यू पूरी बिल्कुल सही आ गई। ये तो हो गया डायरेक्शन का पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए बायो-सावर्ट लॉ लगाना है। बायो-सावर्ट लॉ लगाओ, क्या होगा देखो, इस डीएल लाइन एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB इज इक्वल्स टू, इस dB की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो केवल इस dB की बात कर रहा हूँ, ठीक है। dB इज इक्वल्स टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ये तो अपने पास ये यूज़ कर लिया डायरेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मिटा दो, अब इसको रब कर दिया मैंने, क्योंकि अब हम इसको यूज़ करके आगे काम में ले लेंगे, क्योंकि ये जगह हमें चाहिए होगी इसलिए, ठीक है ना। तो देखो ये dB, इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी है, क्योंकि दोनों सेम ही कंपोनेंट्स है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट आने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो ये है अब, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। और हाँ एक बात और, यहाँ पे जैसे आपने क्या है, एंगल फाई लिया है ना, ये फाई है, ये फाई है, ये फाई है, तो ये जो कॉस थीटा नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ये क्या होंगे, फाई ही होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर आपने ये एंगल्स फाई लिए तो ये भी थीटा कैसे हो सकता है, ये फाई ही होगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। इनकी अलग अलग वैल्यू देखो। थीटा क्या होता है, थीटा इज ए एंगल बिटवीन दिस dl एंड r। इस r और dl के बीच में एंगल कितना है, ये तो इस रेडियस का एंगल है फाई, तो dl के और इसके बीच में ये वाला एंगल है, देखो ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 90, और साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो आपके पास हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई dl, साइन थीटा तो 1 हो गया। ये r कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी है, ये है
आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये तो आर तो कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेनस है ये, तो ये बेस एक्स स्क्वायर प्लस ये रेडियस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, इसको उतार दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर तो इसका अंडर रूट हटा दो। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रख दोगे डीबी की, तो आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ लूप की जो एक्सिस है ना, ये इस लूप की एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये देखना है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, डी बी डैश कंसिडर कर लेता हूं मैं इसके अलोंग, ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, क्योंकि केवल एक ही बार कंसिडर करेंगे, अगर डबल कंसिडर कर लिया और हम इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डबल वैल्यू आ जाएगी, इसलिए वो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, केवल सिंगल टाइम्स कंसिडर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी डैश इज इक्वल्स टू, डी बी की वैल्यू क्या है, ये रही, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, और एक्चुअल में ये कॉस थीटा नहीं है, ये फाई है, इसका फाई वाला ध्यान रखना, भी ये आज गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये फाई है। ठीक है ना, अब आगे चेक करो, फाई आपके सामने आ गया, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये फाई है, और कॉस थीटा क्या होता है, इसका बेस कौन सा है, ये आर बेस, ये वाला बेस है, जिसके ऊपर एंगल बना है वो बेस होता है। ठीक है, आर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट, ये अंडर रूट आएगा, तो इसको फिर से सोल्व करके लिखेंगे, म्यू नॉट आई आर डी एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ 3/2 डेढ़। ठीक है, 1 प्लस 1.5 इसकी पावर हो गई। अब ये क्या है, डी बी डैश है। अभी आपको क्या पूरे कंप्लीट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कंप्लीट लूप के कारण अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ये तो सेगमेंट के कारण था, अब लूप के कारण। ठीक है, तो लूप के कारण क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी बी डैश इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 डी एल। ये सारे कांस्टेंट है, ऐड कौन होगा, या इंटीग्रेशन केवल और केवल इस डी एल का होगा। ठीक है, तो इसको वापस लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी b, और इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर सॉरी ओनली आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का इंटीग्रेशन कर देना, कितना होगा, देखो यहाँ पर म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी एल कितना है, ये डी एल है, तो इंटीग्रेशन मतलब ये जितने भी डी एल्स एलिमेंट्स है, इन डी एल एलिमेंट्स का सम, और इनका सब का सम मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, अब इनको
सोल्व कर दो। सोल्व करने पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन नॉट 4 इट्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. दिस पावर इज 3/2. दिस पावर इज 3/2. ओके, तो दिस इज आवर कंप्लीट रिजल्ट. ओके, so this is how we will solve. And now if some special case at the center of loop, इस लूप के सेंटर पे कितना होगा, तो जैसे मान लो सेंटर का मतलब ये x जो पॉइंट है इधर खिसक क्या जाएगा, इधर हो जाएगा, ये तो इधर होते होते ये x डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. जब ये x डिस्टेंस 0 आ जाएगी तो आपको पता है b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर टू द पावर 3, आर के एक पावर से एक पावर कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यूज आ गई, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज आ गई आपके पास यहाँ पर. ठीक है, ये वैल्यूज जो है ये. अब देखो आप आगे, ये तो क्या है, अब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. ओके, और यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स लगा दोगे तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये आपके क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. मैन यही है, और यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द लूप के लिए हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 0 रख दी, बाकी आप सोल्व कर लो, खुद से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है ना, ये शायद थोड़ा कट गया होगा लेकिन आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टुमारोज लेक्चर, एंड दिस ऑल. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.